कालू कौवे ने इस बार केले की खेती की थी। वो अपने केलों से जान से भी ज्यादा प्यार करता। वो एक केला भी किसी दूसरे पक्षी को खाने नहीं देता। कालू, मेरा केला खाने का बहुत मन है, प्लीज एक केला खाने दो। तोते, मैं तेरी मोटी चोंच तोड़ दूंगा जब मेरे केले के पास भी आया तो। कालू, एक केले से तेरे इतने बड़े बाग में कोई घाटा नहीं आ जाएगा जो तू मरा जा रहा है। तू जाता है यहाँ से या मैं भगाऊं? भिखारी कहीं के, मेरे केलों पर नियत डिगाते हो, शर्म से मर जाओ। ऐसे बातें सुनाकर कालू कौवा मिट्ठू तोते को भगा देता है। नदी पर चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। क्या बात है मिट्ठू तोते, तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, एक केला भी खाने नहीं दिया कालू ने, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें सुना दी। मेरा दिमाग खराब है। मिट्ठू तोते शांत हो जाओ, नदी से थोड़ा पानी पी लो। फिर मिट्ठू तोता नदी से पानी पीता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे भी केला खाना है, मुझे भी केला खाना है। कुकू बेटे, अभी आपने सुना नहीं मिट्ठू तोता क्या बोल कर गया है? कालू कौवे ने एक केला भी नहीं दिया उसको और खूब खरी खोटी सुनाई। मम्मा, सूखा दाना खा खा के मेरा दांत टूट गया, इसलिए मैं तो केले ही खाऊंगा। कुकू, मुझे पता है, बुद्धू ना बनाओ। ये आपका दांत जो गिरा है, ये दूध का दांत गिरा है, ना कि सूखे दाने से। अब तुम घर जाओ, मैं भोजन की तलाश में जाती हूँ। चिड़िया का बेटा घर की तरफ चला जाता है। मम्मा चिड़िया दाने की खोज करती है। वो उड़ती हुई केले के बाग के नजदीक पहुँच जाती है। मैं एक केला कुक्कू के लिए मांग कर देखती हूँ, क्या पता कालू कौवा बच्चों का सुन के दे दे। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरे छोटे से बेटे का बहुत मन है केला खाने का, कृपया उसके लिए एक केला दे दे, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। मैंने ये बाग तेरे बेटे के लिए नहीं लगाया, अपने बेटे को सूखा दाना खिला और सुला दे, मैं नहीं दूंगा। कालू भैया, आप फ्री में केला ना दें, बदले में ये दाना ले लें। केला खाकर मेरा बेटा बहुत खुश होगा, बच्चे की खुशी के लिए ही दे दें। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अब चली जाओ, मुझे गुस्सा न दिलाओ वरना सर फोड़ दूंगा। चिड़िया तो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक रोज कालू कौवा अपने बाग में नहीं था तो दूसरे जंगल के पक्षी बाग में घुस जाते हैं। दोस्तों, ये देखो, यहाँ ढेर सारा भोजन हम अपने जंगल के पक्षियों के लिए भी ले जाते हैं। ऐसे वो अनजान पक्षी पेट भर केले खाते और अपने साथियों के लिए भी ले जाते हैं। बाग में एक केला भी नहीं बचता। खाली बाग देखकर कालू कौवा तो गुस्से में लाल पीला हो गया था। मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कोई जालिम मेरे सारे केले खा गया। कालू कौवे की ऐसी आवाज सुनकर वहाँ सभी पक्षी जमा हो जाते हैं। कालू कौवे, क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? ले गया, कोई मेरे सारे केले ले गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार पता लग जाए। चिड़िया, कबूतर, ये काम तो उस पक्षी ने बहुत अच्छा किया, मेरे दिल को ठंडक बैठ गई। हाँ मिट्ठू तोते, मांगने से तो ये किसी को एक केला भी नहीं देता, अब कोई सारे ही केले चुरा के ले गया। ऐसे बोलकर वो सब पक्षी अपने काम पर निकल जाते हैं। कालू कौवे को तो केले चोर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने बाग के चारों तरफ करंट वाले लोहे की तार फैला देता है। अब देखता हूँ कैसे वो चोर मेरे केले खाने आएगा, इस करंट की तार से चिपक के मर जाएगा वो दुष्ट। ऐसे कालू कौवा रात होने पर उन लोहे के तारों में करंट छोड़ता और अपने घर चला जाता है। जब ये बात बाकी पक्षियों को पता चलती है तो वो कालू कौवे को खूब सुनाते हैं। कालू कौवे, ये तुमने ठीक नहीं किया, तारों में भयंकर करंट है, ऐसे किसी निर्दोष की जान भी जा सकती है। ओए कबूतर, ये मेरा बाग है, मैं कुछ भी करूँ, तुझसे मतलब। कालू कौवे, वैसे तो आपके केले खाने कोई पक्षी नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई अनजाने में बाग में घुस भी गया तो वो मारा जाएगा, इसलिए करंट वाले तार हटा दें, कृपया करके हटा दें, ये गलत है। नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। इस तरह से कौवे को वो सारे पक्षी बारी बारी समझाते, मगर वो कहाँ मानने वाला था। वो सबको खरी खोटी सुना सुना के भगा देता है। एक रात हाथी मम्मा अपने बेटे के साथ वहाँ से गुजर रही थी। उन्हें क्या मालूम था, वो केले खाने के लिए जैसे ही अपना सूंड आगे करती है तो करंट वाले तार से छिप जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
हाथी मम्मा बेटे को मरा देखकर कालू कौवा तो खूब हंसता है। तो ये चोर थे जो उस दिन मेरे सारे केले खा गए। अब खा के दिखाओ मेरे केले। कालू, तुम कैसे पक्षी हो, कितने जालिम हो। तुम्हारी वजह से 2 मासूमों की जान चली गई और तुम्हें जरा भी दुख नहीं, पागलों की तरह हंस रहे हो। हाँ कालू, और पापी मत बनो। ये तार अभी के अभी हटा लो, वरना और भी जाने जा सकती हैं। नहीं, मैं क्यों हटा लूं? जब तक ये तारे हैं तब तक कोई मेरे केले खाने की हिम्मत नहीं करेगा। कालू, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जालिम कहीं के, भगवान तुम्हें माफ कभी नहीं करेगा। चलो पक्षियों, इससे दूर ही रहो। चिड़िया ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है, मगर कालू कौवा तो हंसे जा रहा था। उसे हाथी मम्मा की मौत पर जरा भी दया नहीं आती। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम कालू कौवा केले तोड़ रहा था तो एक केला छूट के तारों में फंस जाता है। मेरा केला गिर गया, अभी निकालता हूँ वरना कोई और खा जाएगा। कालू सब कुछ भूलकर केला तारों से निकालने के लिए चला जाता है। तभी वो भी करंट की तारों में फंस जाता है और पलक झपकते ही मर जाता है। सुबह को सब पक्षी कालू कौवे को मरा देखते हैं। दोस्तों, मर गया, दुष्ट जालिम मर गया, अपने ही बिछाए जाल में फंस के मर गया। हाँ दोस्तों, अब मैं सारे तार यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि कोई और जीव अपनी जान ना गवाए। ये बदमाश तो खुद ही मर गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरों की जान से नहीं खेलना चाहिए। हमेशा दूसरों की जान बचानी चाहिए, क्योंकि हर किसी की जान अपने परिवार के लिए बहुत कीमती होती है। आपका धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक अनाथ टूनी चिड़िया की है। उसका इस दुनिया में कोई जानने वाला नहीं था। वो जंगल से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मौसम के चलते सर्दी शुरू हो गई थी। कितनी ठंड है, ऊपर से आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं। ये ठंडी ठंडी हवाएं मेरी जान ही ना ले लें। मैं सुबह होते ही सबसे पहले ठंड से बचने का बंदोबस्त करूंगी। इस तरह से टूनी चिड़िया ठंड में ठिठुरती हुई सर्दी की रात गुजार है। सुबह हो जाती है। अगर मेरे मम्मा पापा जिंदा होते तो वो मेरा कितना ख्याल रखते। मुझे कभी भी ऐसे जंगल में लकड़ी काटने नहीं भेजते। ऐसे टूनी अपने माता पिता को याद करते हुए सूखी लकड़ी लेने चली जाती है। उसे काफी देर खोजने के बाद एक सूखा पेड़ मिल जाता है। कम से कम मुझे ये पेड़ तो मिला। इसकी लकड़ी पूरी सर्दी में मेरे काम आएंगी। फिर टूनी चिड़िया पेड़ की टहनियों पर चढ़ जाती है और उन्हें काटने लगती है। कुछ घंटों बाद वो ढेर सारी लकड़ी काट लेती है। टूनी की कटी हुई लकड़ियाँ दूर बैठा कौवा देख रहा था। गोरी ने बोला है, अगर बिना लकड़ियों के घर आए तो मुझे घर में नहीं सोने देगी। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मैं कहाँ से लेकर जाऊँ सूखी लकड़ी? नहीं नहीं, मैं ठंड में बाहर नहीं सोऊंगा। कालू कौवा ऐसे सोचता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो टूनी की लकड़ियाँ चुरा के भाग जाता है। मजा आ गया। अब पूरी सर्दी आग के सामने बैठे बैठे गुजरेंगी। एक बार में ही ढेरों सूखी लकड़ी जो मिल गई। ऐसे कालू कौवा हंसता हुआ लकड़ी लेकर चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपनी लकड़ी ढूंढती है। मैंने तो यहीं पर रखी थी, सारी लकड़ियाँ कहाँ गईं? लगता है कोई चुरा के भाग गया। अब तो कोई दूसरा सूखा पेड़ भी नहीं। अब मैं कहाँ से लकड़ी लूँ? मैं क्या करूँ? टूनी चिड़िया रोती हुई घर आती है। शाम भी हो गई थी। वो अपनी झोपड़ी में चली जाती है, मगर आज तो ठंड कल से भी ज्यादा थी। कालू, आज रात तो कल से भी ज्यादा ठंड है। अच्छा हुआ जो तुम लकड़ी ले आए, वरना घर के बाहर तुम ठंड में ठिठुर रहे होते। मगर ऐसा हुआ तो नहीं ना? मैं लकड़ी ले आया हूँ, वो भी ढेर सारी। वैसे कालू, इतनी जल्दी तुम्हें ये ढेरों लकड़ी कहाँ से मिली? जंगल से थोड़ा दूर एक छोटी चिड़िया ये लकड़ी काट रही थी, मैं तो उठा के भाग आया। तुम भी ना बड़े चालाक हो गए हो, बिल्कुल मेरी तरह। वो छोटी चिड़िया अब ठंड
ठंड में मर जाएगी, 1-2 लकड़ी ही छोड़ आते उसके लिए। कौवे आग जला के सुकून से अपने घरों में बैठे हुए थे। इधर टोनी चिड़िया ठंड से कांप रही थी। उसका घर भी टूटा हुआ था। बाहर की ठंडी हवाएं सीधे घर के अंदर आ रही थी। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। अगर वो दुष्ट मेरी लकड़ी लेकर नहीं जाता तो मैं भी आग के सामने बैठी हुई होती। मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती, मैं सुकून से सोती। अब मैं क्या करूं, कैसे रात बिताऊं? चिड़िया सोने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसे कड़ी सर्दी में नींद कहाँ आ रही थी। तेज सर्दी के कारण उसे बुखार आ जाता है। फिर अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात में कौन हो सकता है? मुझे देखना चाहिए, क्या पता किसी को मदद की जरूरत हो। मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे किसी की मदद करूंगी? चिड़िया ये सब बोलते हुए दरवाजा खोलती है। वहाँ कोई भी नहीं था। वो चौंक जाती है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और ये कंबल कौन छोड़ गया? शायद मैंने आने में देर कर दी। वो जो भी था, अपना कंबल यहीं भूल गया। इसे मैं रख लेती हूँ, आएगा तो वापस कर दूंगी। ऐसे चिड़िया थोड़ी देर वहीं पर इंतजार करती है। जब कोई भी कंबल लेने नहीं आता तो वो उसे घर के अंदर ले जाती है। सर्दी बहुत है, मैं इसी कंबल को ओढ़कर सो जाती हूँ। मुझे बुखार भी है, सुबह उल्लू चाचा से दवा लेनी होगी, मगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसे सोचकर टोनी चिड़िया उस कंबल को ओढ़कर सो जाती है। वो कंबल बहुत गर्म था। टोनी चिड़िया को पूरी रात जरा भी ठंड नहीं लगती। वो चैन की नींद सोती है। सुबह हो जाती है। अरे, मुझे तो बुखार था, मेरा बुखार तो ठीक हो गया। ये कंबल कितना गर्म है, मुझे जरा भी ठंड नहीं लगी। अब मैं अपने लिए भोजन लेकर आती हूँ। कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। टोनी चिड़िया ने इतना बोला ही था, तभी वहाँ पर भोजन से भरे थाल प्रकट हो जाते हैं। अरे, ये स्वादिष्ट भोजन, कहीं इस सब के पीछे कंबल तो नहीं? लगता है ये कोई जादुई कंबल है। मेरा बुखार भी इसी ने ठीक कर दिया। मैं कुछ और मांग कर देखती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने लिए लकड़ी मांगती है तो जादुई कंबल उसे ढेर सारी लकड़ियाँ दे देता है। टोनी समझ जाती है ये कोई साधारण कंबल नहीं था, बल्कि जादुई कंबल था जो उसकी मदद करने आया। भगवान जी, आपने मुझ पे ये उपकार किया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी भी इस कंबल का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। अपने जैसे हर पक्षी की मदद करूंगी। फिर टोनी चिड़िया जादुई कंबल से ढेर सारे कंबल मांगती है और गरीब बेसहारा पक्षियों में बांटने चली जाती है, जिनके पास खुद के घर भी नहीं थे। लो बूढ़ी माँ जी, आप भी ये गर्म कंबल लो, आपको बहुत ठंड लग रही है। बेटी, तुम कौन हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। दे दो, एक कंबल मेरे बच्चे के लिए भी दे दो। कालू कौवा भी उस भीड़ में कंबल लेने के लिए आया हुआ था। वो जैसे ही टोनी को देखता है तो चौंक जाता है। अरे, ये तो वही चिड़िया है जिसकी मैंने लकड़ी चुराई थी। ये गरीब इतनी अमीर कैसे हो गई और ये रहती कहाँ है? मुझे पता लगाना होगा। फिर टोनी चिड़िया के सारे कंबल खत्म हो जाते हैं। वो और कंबल लेने घर जाती है तो कालू कौवा भी उसका पीछा करता है। जादुई कंबल, मुझे और कंबल दो, अभी तो बहुत से गरीब पक्षी रह गए हैं। चिड़िया के बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे कंबल और आ जाते हैं। कालू कौवा ये सब अपनी आँखों से देख रहा था। क्या ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। हाँ, ये एकदम सच ही है। चिड़िया चली गई है। मैं जल्दी से ये कंबल अपने घर ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा उस जादुई कंबल को ले जाता है। चिड़िया कंबल न देखकर बहुत रोती है। वो कंबल कहाँ गया? लगता है जिसका था वो ले गया। अब मुझे फिर से ठंड में मरना होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। गोरी जी, जल्दी देखो मैं क्या लाया हूँ। जादुई कंबल, तुम इससे कुछ भी मांगो, 1 मिनट में देगा। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। भला एक कंबल खाने की चीज कैसे दे सकता है? जरा रुको, मैं ही मांगता हूँ, तब तो यकीन करोगी ना। ए जादुई कंबल, मुझे ढेर सारे स्वादिष्ट
स्वादिष्ट पकवान चाहिए। कालू के इतने कहते ही वो कंबल हवा में उड़ जाता है और जोरों की बारिश करता है। कालू गोरी ठंड से कुकर जाते हैं। ए कंबल, मुझे पकवान चाहिए थे, ये बारिश क्यों कर दी? हम ठंड में मरना नहीं चाहते। बंद करो ये बारिश, जल्दी बंद करो। ओ मूर्खो, ये बारिश तभी बंद होगी जब तुम मुझे वापस से उस चिड़िया के घर छोड़कर आओगे। कालू, खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? जल्दी कंबल को उठाओ और जहाँ से लाए हो वहीं जाओ, पूरा घर पानी से भर रहा है। फिर कालू कौवा जल्दी से कंबल को उठाता है और चिड़िया के घर छोड़कर आ जाता है। चिड़िया कंबल को पाकर बहुत खुश होती है, मगर बुरे कौवों के घर में तो पानी पानी हो गया था। वो बहुत पछताते हैं। सर्दियों का मौसम था। इस बार जंगल में सर्दी बहुत ज्यादा थी। वो सभी पक्षी दोस्त सर्दी से सताए हुए थे। कबूतर भैया, कैसे चारों तरफ सफेद धुंध छाई हुई है और आसमान में काले काले बादल। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में बारिश होगी। मुझे भी यही लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। सब अपने अपने घरों को मजबूत बना लें, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वो ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ दूसरे जंगल का पक्षी आता है। सुनो सुनो सुंदरबन के पक्षियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद भयानक तूफान आएगा, सब सावधान रहें, अपने कच्चे पच्चे घरों को मजबूत कर लें। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, सर्दियों में तूफान, कुछ भी हो सकता है। हमें अपने लिए भोजन और गर्म घोंसले बना के साथ में रखने होंगे। हाँ मिट्ठू, आपने सही कहा। हमें तूफान की तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले अपने घोंसलों को मजबूत बनाना होगा और फिर उन्हें ऊंचे पेड़ों पर रखना होगा। फिर वो सभी पक्षी तूफान की तैयारियों में लग जाते हैं। कबूतर का घर एक छोटे पेड़ पर था। वो उसे दूसरे मजबूत ऊंचे पेड़ पर ले जाता है। मिट्ठू तोता भी अपने घर की मरम्मत करता है। घर तो मेरा मजबूत है, मैंने नया ही बनाया था। मैं भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ और साथ में सूखी लकड़ी भी। चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। उन तीनों को ऐसे काम करते देख गोरी कौवी बोलती है, कालू जी, इतनी ठंड में ये सब क्या कर रहे हैं? आग जला के बैठा नहीं जाता। गोरी चले, मिट्ठू तोते से पता करके आते हैं आखिर ये सब कर क्या रहे हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी मिट्ठू तोते के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, मिट्ठू तोते, सुबह से काम कर रहे हो तुम? कबूतर भी अपने घर में लगा हुआ है, चिड़िया भी घर पे नहीं है, आखिर बात क्या है? कालू गोरी, अच्छा किया जो तुम दोनों खुद ही आगे पूछने, वरना मैं आने ही वाला था। 2 दिन बाद जंगल में बड़ा तूफान आएगा, सब उसी की तैयारी में लगे हैं। आप दोनों भी अपने घर को ऊंचे पेड़ पे बना लो। तो ये बात है, मैं तो सोच रही थी हमारे जंगल में कोई बड़ा पक्षी आने वाला है। अब चलें कालू जी। ऐसे बोलकर गोरी कालू को वहाँ से ले जाती है। गोरी जी, आप भी मेरी मदद करो, बहुत काम करना है, अपना घर बनाना है ताकि तूफान आए तो घर न टूटे। मुझे कुछ नहीं पता, जो भी करना है तुम कर लो, मैं अकेला क्या क्या कर लूँगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, दाने का बंदोबस्त करना है, घर भी बनाना है, ठंडी का मौसम है, आग जलाने के लिए लकड़ी भी लानी होगी। कालू, मुझे घर बनाना नहीं आता, मैं सूखी लकड़ी और दाना ले आऊंगी। ऐसे बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा एक बड़े पेड़ पर घर बनाने में लग जाता है। दैया रे दैया, कितना उड़ना पड़ता है दाने के लिए, और ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? गोरी ऐसे हार थक कर बैठी हुई थी, तभी चिड़िया उसके पास रुकती है। गोरी, आप भी आने वाले तूफान की तैयारियों में लगी हुई हो? हाँ चिड़िया, कालू ऊंचे पेड़ पे घर बना रहा है और मैं जंगल आ गई। वैसे छोटी चिड़िया, ये सूखी लकड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? गोरी, दूर पहाड़ों को पार करके सूखे का जंगल पड़ता है, आप भी वहीं चली जाओ। अभी तो काफी सारी लकड़ी है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। ये बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, मगर गोरी तो बहुत कामचोर थी। दूर पहाड़ों को पार करके मैं तो यहाँ आने में ही थक गई। पहाड़ों तक मुझसे नहीं
नहीं उड़ा जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आराम करूंगी। ऐसे बोलकर गोरी कौवी वहीं पेड़ पर सो जाती है। शाम भी हो गई थी। कालू कौवा गोरी को खाली हाथ आते देख बहुत गुस्सा करता है। गोरी, मैंने पूरा दिन मेहनत की, जब जाके ये आधा घर बना पाया हूँ, और तुमने क्या किया? मैं भी 1 मिनट नहीं बैठी, पूरा दिन उड़ती रही। लेकिन अब मेरी क्या गलती? मुझे कोई दाना मिला ही नहीं। आप गुस्सा न हो, कल मैं पक्का लेकर आऊंगी। फिर गोरी कौवी घोंसले में रखे फल को खा के सो जाती है। वो दूसरे दिन भी कुछ नहीं करती और शाम को खाली पंख जंगल से लौट आती है। कालू कौवा फिर से गुस्सा होता है। तुम्हारी कसम कालू, मैं जरा भी नहीं बैठी। पूरे जंगल में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ वो चिड़िया ले गई। सब तुम्हारे बहाने हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। और सूखी लकड़ी, वो भी नहीं मिली तुमको। कालू, अब लकड़ियों की क्या जरूरत? इतना मजबूत घर तो बन गया हमारा, इसमें ठंड लगने का क्या काम? वो तो समय ही बताएगा किसको ठंड लगेगी। अब चलो घर के अंदर, मौसम खराब हो गया। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी, बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षियों ने तो अपने अपने घरों में आग जला ली थी। वो सुकून से सो रहे थे, मगर कालू गोरी को तो ठंड सता रही थी। कालू, मुझे ठंड लगी है, कहीं से सूखी लकड़ी ले आओ मांग के। बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं गया तो मर जाऊंगा। अब बैठी रहो चुपचाप यहीं, हमारे पास घर तो है ही, ठंड लगने का क्या काम? कालू कौवा ऐसे बोलकर अपनी आंख बंद करता है। तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है और हवा के झोंके में उड़ जाता है, क्योंकि कालू कौवे ने भी घर अच्छा नहीं बनाया था। कालू, ये कैसा घर बनाया था? एक हवा के झोंके में ही उड़ गया। मैं क्या करूं? जैसा मुझको आता था मैंने बना दिया। ऐसे वो दोनों तेज बारिश और कड़ी सर्दी में रात बिताते हैं। उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। वो दोनों तो सुबह तक बेहोश हो जाते हैं। अरे, ये तो कालू गोरी हैं। शायद कल रात को इनका घर टूट गया होगा। फिर सब पक्षी मिलकर कालू गोरी को चिड़िया के घर में ले जाते हैं। उन्हें गरम कंबल में ढक देते हैं। चिड़िया आग जलाती है। बाल बाल बची हूँ आज। दोस्तों, अगर तुम ना आते तो हम मर गए होते हम। कालू भैया, कैसा घर बनाया था जो एक हवा के झोंके में ही टूट गया? बड़ा तूफान तो आज रात आएगा। ये तो बस शुरुआत थी। क्या कहा? तूफान अभी बाकी है? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। कालू, मैंने बचपन में बहुत सुना है बांस के घर के बारे में। हम अपना घर बांस का बनाएंगे, फिर मैं नहीं मरूंगी। पागल मत बनो गोरी, घास फूस का ही घर बना लो। बांस का घर मजबूत तो होता है, लेकिन बहुत समय लेकर बनता है। तुम इतने से समय में कैसे बनाओगे? चलो कालू, हम अभी से काम शुरू करते हैं। क्या पता चिड़िया का घर भी आज रात को टूट गया, फिर तो मैं मर ही जाऊंगी। गोरी कौवी तो बहुत डर चुकी थी। वो बांस का घर बनाने की जिद करती है। फिर बाकी के सभी पक्षी भी गोरी कौवी की मदद करते हैं। वो दूर दूर से बांस लाते हैं और जल्दी जल्दी गोरी कालू का बांस का घर बनवा देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम दोनों के साथ मिलकर काम करवाया, वरना हमारा कभी भी बांस का घर नहीं बन पाता। कोई बात नहीं कालू दोस्त, एक दूसरे की मदद करना ही हमारा फर्ज है। अब अपने नए बांस के घर में खुशी खुशी जाओ और आराम से रहो। ऐसे बोलकर वो सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी कौवी अपने बांस के घर को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके बांस का घर बहुत मजबूत था। वो बारिश तूफान आने पर हिलता भी नहीं।